हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, से रिलेटेड साइंस की क्लासेस को। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारी साइंस की क्लासेस है, ये आज से स्टार्ट हो रही है और आज ये पहली क्लास है। ठीक है, देखिए इस बार जो ग्रुप डी है ना, उसमें टोटल जो पोस्ट हैं कितने हैं? 32,438 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, अलग अलग जोन में अलग अलग हैं। तो देखिए, आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है ना, ऐसे करनी है कि ये जो 32,438 पोस्ट दिख रहे हैं, उनमें से एक पोस्ट, एक सीट जो है अपने लिए एकदम कंफर्म करनी है। ठीक है, तो एक सीट आपके लिए कंफर्म कैसी हो, तो इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रुप डी में कितने सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रुप डी में जो है ना, ग्रुप डी जो एग्जाम होते हैं उनमें टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं जो 100 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न, ये कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं तो मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर साइंस की बात करेंगे तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो हम जो है ना, आपके लिए साइंस और समान अध्ययन की क्लास करवाएँगे। ठीक है? तो आज से मेरी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है और कल से सामान्य अध्ययन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग जो ये दोनों क्लास करेंगे ना, साइंस की और सामान्य अध्ययन, यानी टोटल 45 प्रश्नों की तैयारी हमारे यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है? और आप लोग, ये जो बैच है ना, ये जो बैच है, ये जो क्लास है, ये तब तक चलेगा जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता। यानी एग्जाम के आखिरी दिन तक हमारा ये क्लास चलते रहेगा, आज से लेके। है ना? तो देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए और अपने 45 जो प्रश्न है, ठीक है, इसको सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको ना ऐसी तैयारी कराऊँगा कि आप लोग जब देखिएगा कि जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो अधिकांश यानी मैक्सिमम सवाल जो हैं वो हमारे ही क्लास से रहेंगे। ठीक है? इसलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, है ना? और जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और बाकी आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ठीक है, जीसी एक्सपर्ट एकेडमी जो ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइएगा। क्लास का जितना भी पीडीएफ होगा वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आइए लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में हमने सवालों को यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, तो ये उसी प्रकार से हमने इंक्लूड किया जिस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्नों को शामिल किया है। टोटल कितने प्रश्न हैं? 25, जिनमें कि आपको देखने को मिल जाएंगे तीनों का, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी, तीनों से प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेक्चर देना सही बात नहीं है ना? काम की बातें कर लिया जाए। अब देखिए, पहला जो सवाल है ना, अब क्या है? पहला जो सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है ना? देखिए, मानव का जो शरीर है उसमें पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो कौन से अंग से संपन्न होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पैनक्रियाज, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है अमाशय। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा, है ना? चलिए कमेंट कीजिए। मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम ज़रूर दूँगा कमेंट करने के लिए, थोड़ा सोचिए आप लोग। चलिए ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट का समय तो दे नहीं सकता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा चले जाएगा, है ना? तो देखिए, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है, वो आपका छोटी आँत से संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? छोटी आँत से संपन्न होता है, ठीक है? देखिए, छोटी आँत जो है ना, इसके बारे में आइए थोड़ी-सी कुछ बातें और भी जानते हैं हम लोग। ये जो छोटी आँत है ना, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए, हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता, ठीक है? सभी चीज़ों को मैं लिख नहीं सकता। इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और बाकी जो दोनों चीज़ करने में असमर्थ हैं, ठीक है? तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? इसका पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ वहाँ पे मैं आप अपलोड कर दूँगा, ठीक है? देखिए,
ये जो छोटी आंत है ना, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है? उसके बाद है ना छोटी आंत के बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि इसकी जो लंबाई होती है, किसकी छोटी आंत की मनुष्य में, किसमें मनुष्य में कितना होता है? लगभग लगभग 6 मीटर होता है, समझे? यानी छोटी आंत बहुत लंबी होती है मनुष्य में, 6 मीटर के आसपास होती है ना? चलिए आइए, थोड़ी-सी और भी हम लोग बातें जानेंगे अब। छोटी आँत के बारे में जान लिए। अब देखिए हम लोग जानेंगे थोड़ी-सी बातें अमाशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? अमाशय के बारे में। देखिए अमाशय जो होता है ना, क्या होता है देखिए। देखिए मानव का जो शरीर होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है ना? हम लोग प्रोटीन लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो उसका जो पाचन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? वो अमाशय में ही संपन्न होता है, ठीक है? अमाशय में होता है। यानी मनुष्य शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होगा वो अमाशय से संपन्न होगा, ठीक है? देखिए इसमें जो अमाशय में जो पाचन होता है ना प्रोटीन का, वो जठर रस द्वारा, ठीक है, होता है। किसके द्वारा होता है? जठर रस। आप लोग तो नाम सुने होंगे जठर रस का, ठीक है? जठर रस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं ये जठर रस जो है, जठर रस का 2 मुख्य अवयव होता है। इसका कितना कंपोनेंट होता है? 2। कौन-कौन सा होता है? पहला होता है पेप्सिन, नाम सुने हैं आप लोग पेप्सिन का? और दूसरा होता है HCl, ठीक है? तो इतनी सारी बातें थी। देखिए हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा सकते। अगर पूरा डिटेल में जाएँगे ना तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग को भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करनी है, तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी बातों को जानते जब हम लोग अंत तक चले जाएँगे तो वहाँ देखेंगे कि अमाशय के बारे में जहाँ से भी प्रश्न पूछे, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। है ना? अभी तो स्टार्ट है, ठीक है? इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए पहला जो सवाल था उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटी आँत। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मैं जितना भी बताऊँगा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। देखिए शरीर में जो ऊतक है ना, जो टिश्यू है उसका निर्माण होता है। तो किससे होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो शरीर में जो ऊतक का निर्माण होगा वो किससे होगा? वो आपका वसा से होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट से होगा या प्रोटीन से होगा या विटामिन से होगा? तो देखिए बताइए आप लोग। देखिए हर एक सवाल के बाद आंसर आप लोग को कमेंट करनी है। ठीक है? अब आप लोग को अपने आप को आँकना है, ठीक है? कि हम कितने पानी में हैं। यहाँ पे टोटल 25 सवाल हैं। आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 करके और टिक लगाते चलिएगा, आंसर लिखते चलिएगा। 1 का ए, 2 का बी इस तरह करके। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा 25 में से 16 सही हुआ, 25 में से 22 सही हुआ। है ना? चलिए, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रोटीन से, ठीक है? शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है, वो किससे होता है? प्रोटीन से होता है, ठीक है? तो देखिए, आइए ऊतक के बारे में थोड़ी-सी हम लोग बातें जानते हैं। देखिए, ऊतक जो होता है ना, तो ऊतकों का जो अध्ययन होता है ना, ऊतकों का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको औतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औतिकी, ओतिकी, ठीक है? इंग्लिश में इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। औतिकी क्या हो गया? ऊतकों का अध्ययन हो गया, ठीक है? आप लोग लिखते चलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो ऊतक है ना, ये जो ऊतक है, ये ऊतक शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ऊतक शब्द का किसने किया था? तो विचंट नाम के साइंटिस्ट थे उसने किया था। किसने किया था? विचंट। ठीक है? किसने किया था? विचंट ने किया था। समझे? अब बात करते हैं कि जो ऊतक होता है, वो कितने प्रकार का होता है? देखिए, हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो ऊतक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका उपकला ऊतक। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9-10 में। पहला क्या हो गया? उपकला ऊतक हो गया। दूसरा हो गया आपका संयोजी ऊतक, ठीक है? दूसरा क्या हो गया? संयोजी ऊतक। तीसरा हो गया आपका पेशीय ऊतक, ठीक है? तीसरा क्या हो गया? पेशीय ऊतक हो गया और चौथा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक-एक के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें जान लेते हैं, है ना? देखिए मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो ना, तो जहनों से भी सवाल पूछ दे इस टॉपिक से, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? यानी जो सवाल पूछेंगे हमारे ही क्लास से रहेंगे, इतना आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए, ठीक है? चलिए आइए देखिए, उपकला ऊतक संयोजी ऊतक में से होता है तंत्रिका ऊतक। तो देखिए संयोजी ऊतक जो होता है, ये क्या करता है? तो ये
अंग जो होता है ना, हमारे शरीर का जो अंग होता है, उसको जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ने का काम करता है संयोजी ऊतक, ठीक है? यानी ये संयोजी ऊतक क्या करेगा? ये अंगों को जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है? वहीं अगर पेशी ऊतक की हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? पेशी ऊतक की। तो क्या करता है कि हमारे शरीर में कि जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, उसका निर्माण कौन करता है? पेशी ऊतक मतलब करता है, ठीक है? जो हमारे शरीर में जो मांसपेशी होती है, उसका निर्माण कौन करेगा? पेशी ऊतक करेगा। वहीं अगर तंत्रिका ऊतक की हम लोग बात करेंगे, तो ये जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, ये ये तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन से बनी होती है, ठीक है? ये जो तंत्रिका ऊतक ये किससे बनता है? तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन जो होता है ना, ये दोनों से बनता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है? इतनी सारी बातें थी। देखिए, हल-बल चीज़ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। इतनी सारी चीज़ों को पढ़िए ना जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना? बाकी पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? चलिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे? प्रोटीन से होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऊतकों के बारे में अच्छे से जान गए। आइए आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, ठीक है, निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। देखिए हमारे शरीर में, ठीक है, ये जो त्वचा तल होता है ना, जैसे कि स्किन होता है, तो स्किन के नीचे क्या है? फैट है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, छोड़िए वो थोड़ा एग्जाम्पल मतलब ये हो जाएगा। देखिए स्किन के नीचे क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। तो फैट जो होता है किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ये जो फैट है वो, जो वसा है वो। तो देखिए ऑप्शन क्या-क्या है? ऑप्शन है शरीर के लवणों के क्षय का, दूसरा है शरीर की ऊष्मा का क्षय, तीसरा है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और चौथा है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ये जो वसा है त्वचा के नीचे जो विद्यमान है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग, है ना? देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है और आना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने सारे लोग देख रहे हैं सभी कमेंट कीजिए। अरे गलत होगा तो क्या होगा? है ना? देखिए आप लोग हमेशा दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा कि चीज़ें वही चीज़ें याद रहती है, ठीक है? जो गलत होती है। अगर आप एक बार गलत कर लीजिएगा ना तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। समझे? इसलिए जो आता है आपको जो लगे ए, बी, सी, डी, ठीक है? उसको कमेंट में बताइए। है ना? देखिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शरीर की ऊष्मा का क्षय। क्या हो जाएगा? शरीर की ऊष्मा के क्षय की विरुद्ध ये अवरोधक का काम करती है। कौन? वसा। ठीक है? तो आइए, हम लोग वसा के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। ठीक है? ये जो वसा है ना, उसके बारे में। देखिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, मैं बार-बार बता रहा हूँ। ठीक है? देखिए, वसा जो है ना, वसा ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं मतलब स्रोत के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्रोत कौन-कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका जंतु वसा, दूसरा हो गया आपका वनस्पति वसा, ठीक है? तो जंतु वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है, वनस्पति वसा जो वनस्पतियों से प्राप्त होती है। तो जंतु वसा में क्या आ जाएँगे आपके? दूध आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? पनीर आ जाएगा आपका, अंडा आ जाएगा, मांस आ जाएगा, ये सब सारे के सारे जंतु वसा में आ जाएँगे। अगर वनस्पति वसा की हम लोग बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तेल आ जाएगा। तेल किससे प्राप्त होते हैं? जैसे तिलहन, दलहन इन सब का तेल जो प्राप्त होता है, सरसों का तेल, है ना? उसके बाद अखरोट हो गया आपका, ठीक है? बादाम हो गया आपका, ये सब वसा के स्रोत हैं, ठीक है? वनस्पति वसा के स्रोत हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं वसा के कार्य की। तो देखिए ये जो वसा है ना, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है? पहला क्या होता है कि एनर्जी का ये संचयी स्रोत है, ठीक है? किसका? ऊर्जा का ये संचयी स्रोत है, ठीक है वसा। दूसरा इसका कार्य क्या हो गया आपका? ये घात-रोधी आवरण के रूप में, ठीक है? अनेक रंगों को ये अनेक जो अंग होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। किसके रूप में? घात-रोधी आवरण के रूप में, ठीक है? घात-रोधी आवरण के रूप में ये जो त्वचा है ना वो अनेक अंग को हमारे शरीर की उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि देखिएगा आप नेत्र गोलक, नेत्र का जो गोलक है इसके ऊपर में जो लेयर है वो फैट का ही होता है। जैसे वृक्क हो गया आपका, जैसे अंडाशय हो गया आपका, ठीक है? तो इतनी सारी बातें थी वसा के बारे में जो कि हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे भी देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है? बाकी जो लिखने में असमर्थ हो, ठीक है, जो थोड़ा-सा आलसीपन दिखा रहे हैं, वे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, हमसे जुड़िए, ठीक है? जीसी एक्सपर्ट अकेडमी लिखा होगा, है ना? ग्रुप का नाम, ठीक है? टेलीग्राम में लिंक दिया गया है।
सॉरी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़िए, आपको मैं इसका पूरा जो डिटेल एनालिसिस का पीडीएफ है वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? चलिए, आइए हम लोग आगे बात करते हैं अब। अगला सवाल है आपका कि जब रक्त में देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या है कि जब अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? ठीक है, क्या होती है कि जब रक्त में ना ब्लड हो गया, उसमें जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाएगी, ठीक है, तो श्वास की गति क्या होती है भाई? श्वास की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है? श्वास की गति क्या होती है? सॉरी, सॉरी, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है और पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो बढ़ जाती है श्वास की गति, ठीक है? तो आप लोग को टाइम नहीं मिल पाया, कोई नहीं, है ना? अगला में टाइम मिलेगा। ठीक है, कमेंट करने का, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है ना, तो श्वास की गति जो है, वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, ठीक है? देखिए, इस प्रकार के सवाल ही आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? देखिए, एक चीज़ होता है यहाँ पे, क्या होता है कि हाइपोक्सिया होता है। क्या होता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, ये हाइपोक्सिया के बारे में आप लोग सुने हैं कभी? नाम सुने हाइपोक्सिया का? ये हाइपोक्सिया क्या होता है ना कि जब जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, क्या होता है कि O2 की कमी हो जाती है, ठीक है? किसमें? रक्त में। तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया कहते हैं, है ना? चलिए, आगे है, आइए रक्त के बारे में थोड़ी-सी हम लोग जानते हैं कि ब्लड जाननी ज़रूरी भी है, ब्लड के बारे में। देखिए, रक्त जो है ना, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है, वो आपका तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक, ठीक है? हमने वहाँ पे पढ़ा अभी तरल संयोजी ऊतक। हमने ऊतक में क्या पढ़ा? कि ये अंगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक हो गया। अगर इसके कार्य की बात हम लोग करेंगे, किसके कार्य की बात करेंगे? रक्त की, तो क्या करता है कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। और दूसरा हो गया कि शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ पे ये C2 को पहुँचाती है। सॉरी, O2 को पहुँचाती है, यानी ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करती है। समझे? तो इतनी सारी चीज़ें रक्त के बारे में है ना? बिल्कुल आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है? अभी हम लोग ये पहला सेट है मेरा, है ना? ये चलते रहेगा, ये कारवां चलते रहेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है? आज देखिए, ये क्लास जो चल रही है अल्टरनेट वे में चलेगी। एक दिन साइंस की क्लास में लूँगा, अगले दिन जो है समान अध्ययन जहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएँगे उसकी क्लास में लूँगा और इसी बेसिक पे क्लास चलेगी। इसलिए आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए, ठीक है? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, मलेरिया रोग से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन दिया गया है, मस्तिष्क, आंत, प्लीहा, अस्थि मज्जा। बताइए फटाफट, बहुत ईज़ी सवाल है। देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि 25 में 25 हार्ड-हार्ड सवाल पूछ लिए जाए, कुछ तो ईज़ी रहेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? प्लीहा हो जाएगा, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को ना तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? तिल्ली भी रहेगा अगर ऑप्शन में तो तिल्ली भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, देखिए जब मलेरिया की हम लोग यहाँ बात की है तो आइए कुछ बात जानते हैं मलेरिया के बारे में, है ना? देखिए हर एक चीज़ को मैं बार-बार कहता हूँ लिखना पॉसिबल नहीं है। देखिए मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है? सॉरी, हाँ, ये किस प्रकार की बीमारी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ठीक है मलेरिया, ठीक है? उसके बाद इसका जो वाहक होता है, क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है इसका वाहक। समझे? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इस बीमारी में क्या होता है ना, जब किसी को अगर मलेरिया होता है तो ये पीलिहा दिख रहा है ना आपको, ये पीलिहा, इसका आकार क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है? जब पीलिहा का आकार बढ़ जाएगा ना तो आरबीसी जो है ना वो कम होने लगता है बॉडी में। शरीर में जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएँ होती है आरबीसी, तो उसका वो जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है? अब बात
आती है कि जो मलेरिया किसी को होता है, तो भाई ठीक कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जानिए कि कुनेन नामक दवा दी जाती है इसमें, कि कुनेन, कुनेन नामक दवा दी जाती है, ठीक है? ये जो कुनेन है ना, ये जो कुनेन है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना एक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना। तो जो सिनकोना वृक्ष है, उसकी छाल से ये दवा को प्राप्त किया जाता है, ठीक है? यानी सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या बनाया जाता है? क्लोरोक्वीन बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब कोविड आया था, ठीक है? तो उस समय क्लोरोक्वीन दवा की माँग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी, समझे? चलिए, तो ये हो गया आपका क्या हो गया मलेरिया के बारे में, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए इस प्रकार के सवाल तो ग्रुप डी के लिए फेवरेट है और पूछे ही पूछे जाएँगे। क्या है देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। भाई सुमेलित करना है। कूट वाला सवाल जो है ना वो ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। देखिए पहला सूची क्या है? सूची 1 में आपका एंजाइम है और सूची 2 में क्या है? स्रावित करने वाले अंग हैं। ठीक है? सूची 1 में क्या हो गया? एंजाइम। सूची 2 में क्या हो गया? स्रावित करने वाले अंग। तो पहला हो गया टॉयलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा लाइपेज, चौथा लैक्टोज। इधर क्या हो गया? पेट, इधर छोटी आंत, इधर अग्नाशय, इधर मुंह। सुमेलित करना है। तो सिंपल सी बात है। देखिए कूट यहाँ पे है, ठीक है? कूट यहाँ पे। पहले आइए सुमेलित करते हैं हम लोग। एक बार कूट को देख लीजिए आप लोग, ठीक है? और आंसर बताइए फटाफट कि 4 1 2 3 1 फिर 3 1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 4 ठीक है फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। चलिए आइए हम लोग मिलाते हैं फटाफट। देखिए ये जो टॉयलिन एंजाइम होता है ना तो ये स्रावित कहाँ से होती है? तो मुंह से ये स्रावित होती है, ठीक है? टॉयलिन कहाँ से होती है? मुंह से होती है। अगर बात करेंगे पेप्सिन की तो पेप्सिन जो होता है वो पेट से स्रावित होने वाली है। कहाँ से? पेट से। ठीक है? ये लाइपेज जो होती है लाइपेज छोटी आंत से स्रावित होती है। कहाँ से होती है? छोटी आंत से। जबकि लैक्टोज की बात करेंगे ये अग्नाशय से स्रावित होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है देखिएगा यहाँ पे 4 1 2 3 ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल है बहुत इजी सवाल है अगला सवाल। ये जो माइकोराइजा है ना माइकोराइजा, ठीक है? ये एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। ठीक है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। तो देखिए क्या है ऑप्शन में कि कवक तथा उच्चवर्गीय पौधों की जड़ों के बीच, कवक तथा शैवालों के बीच, बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है किस किस के बीच सहजीवी संबंध है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। गलत होगा तो होने दे, ठीक है ना? देखिए हमें वही चीजें याद रहती है जिसे हम भूलना चाहते हैं, है ना? तो गलत कीजिए ना, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है? तो माइकोराइजा जो है ना, ये कवक तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध को बताता है। ठीक है? तो आइए बहुत सारे लोग तो इसी में कन्फ्यूज होंगे कि भाई सहजीवी संबंध क्या है? तो देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है ना कि जब दो अलग-अलग प्रजातियों के जीव, है ना, एक दूसरे की मदद करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। है ना? ये जो सहजीवी संबंध होता है, क्या होता है कि जब 2 अलग-अलग प्रजाति के जीव हैं, ठीक है? वो एक-दूसरे की मदद करके अपना जीवन को क्या कर रहा है वो लोग? आगे बढ़ा रहा है, ठीक है? तो उसी को कहते हैं सहजीवी संबंध, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिएगा इसमें बहुत सारे मुझे एग्ज़ाम्पल है सहजीवी संबंध का। यहाँ पे आपने माइकोराइज़ा को देखा, क्या देखा? माइकोराइज़ा को देखा, ठीक है? आप लोग लाइकेन का नाम सुने होंगे, ठीक है? ये जो लाइकेनवा है ना ये लाइकेन किसके-किसके बीच का सहजीवी संबंध है? तो ये शैवाल और कवक यहाँ पे देखिए दिया है। ठीक है? ये जो कवक और शैवाल है ना, इसके बीच का जो सहजीवी संबंध होता है, इसी को हम कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, समझे? उसके बाद क्या होगा? देखिए इसके बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्पल हैं। आइए कुछ और एग्ज़ाम्पल को जानते हैं। जैसे हो गया शार्क और रेमोरा मछली होता है। दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। किसके-किसके बीच में? एगो शार्क होता है और एक रेमोरा मछली होता है। उसके बाद आप लोग तो कोरल और जुक्सनथेला के बीच का जो संबंध होता है, वो भी सहजीवी संबंध होता है, ठीक है? तो उसके बाद दीमक देखिए ना दीमक, ये जो दीमक है ना दीमक, दीमक हो गया आपका और सेलुलोज उत्पादक जो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है? जीवाणु भी लिख देते हैं, उनके बीच में भी आपका सहजीवी संबंध स्थापित होता है, समझे?
तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, सहजीवी संबंध के बारे में देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, देखिए नोट डाउन कीजिएगा ना, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। अगर पीडीएफ के भरोसे रहिएगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, फिर बात वही है, रख ले रह जाएगा। ठीक है, दिमाग में सोचिएगा जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते रह जाइएगा। एग्जाम जब आएगा इतना मोटा पीडीएफ हो गया, कहाँ पढ़िएगा, कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इधर आइए आगे। हम्म, अगला है, अगला सवाल कि बहुत अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है भाई। देखिए जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिका होती है, यानी आरबीसी, क्या मनुष्य की आरबीसी, समझे। क्या देखिए ऑप्शन में क्या है, क्या आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, कि संख्या बढ़ जाती है, कि संख्या घट जाती है। देखिए जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की जो संख्या होती है ना वो बढ़ जाती है। क्या होती है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है ना। देखिए ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सी बात है, देखिएगा यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। जब आप ऊंचाई पे जाइएगा तो शरीर में आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है। देखिए जब हम हाइट में जाते हैं ना, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होती है कि हवा वहां पे कम होती है। उसके कारण क्या होती है कि O2 की उपलब्धता भी वहां पे क्या होती है कि कम होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की जो उपलब्धता वहां पे कम हो जाती है। भाई शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी जो होती है शरीर में, उसको पूरा करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको कि एरिथ्रोपोइटीन कहा जाता है। क्या नाम है वो हार्मोन का, एरिथ्रोपोइटीन। देखिए पोइटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटीन, इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की संख्या, ठीक है, बढ़ जाती है ना। किस हार्मोन की वजह से आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन की वजह से क्या होगी कि आरबीसी की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, समझे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आप लोग जानिएगा कि इधर लिखते हैं। ठीक है, देखिए आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एचबी से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये O2 को बांधने का काम करेगा, यानी ऑक्सीजन को ये बांधने का काम करता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये आरबीसी के अंदर का प्रोटीन है, याद रखिएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये आरबीसी के अंदर का प्रोटीन हो गया हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है कि O2 को बांध के रखता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, आरबीसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए इतनी सारी चीजें जान गए ना आप लोग, आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, 9 नंबर है। देखिए यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, क्या है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। भाई बहुत इजी सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एटमोलॉजी, अनर्थियोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। तो पक्षी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पक्षी का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका, अनर्थियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते, देखिए ये जो लॉजी लॉजी है ना, यानी इसका अध्ययन उसका अध्ययन, तो उस सब से भी सवाल आते हैं। आइए कुछ जानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है भाई, हर्पेटोलॉजी में क्या होता है कि उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका, एक होता है उभयचर और एक होता है सरीसृप, ये दोनों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में, समझे। यहाँ पे बात है एंटोमोलॉजी, क्या बात यहाँ पे है, एंटोमोलॉजी। इसमें ना कीट का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, समझे। और अर्थियोलॉजी तो हो गया आपका पक्षियों का अध्ययन के लिए। एक होता है आपका इक्थियोलॉजी, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जब बात छेड़े हैं तो थोड़ी और छेड़ देते हैं। क्या होता है यहाँ पे, इथियोलॉजी। ठीक है, इथियोलॉजी। देखिए जो इथियोलॉजी है ना, इसमें ना किसका अध्ययन किया जाता है, इथियोलॉजी से। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। इथियोलॉजी से ना मछलियों का अध्ययन जो किया जाता है उसे इथियोलॉजी कहा जाता है। और एक होता है जेरेंटोलॉजी, बहुत ईजी है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं जेरेंटोलॉजी। तो ये जो जेरेंटोलॉजी है ना, इससे वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वृद्धों का अध्ययन, समझे। तो इतनी सारी चीजें थी, हम लोग सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। अगर एक ही बार में पूरा चीज पढ़ने लग गए, पता चला कि क्लास 4 घंटे का हो गया और खत्म भी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आप लोग बोर होके, ठीक है, वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा।
ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जहाँ पे जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए, सटीक जगह पे मैं उस सभी चीज़ों को डिलीवर करूँगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? भाई कोई देखिए कोई लिफ्ट है, उसमें बैठा कोई व्यक्ति है। कितने ऐसे लड़के हैं जो अब तक लिफ्ट में नहीं बैठे हैं? भाई कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है? क्योंकि आजकल लिफ्ट जो है ना फैशन हो गया है। हमें लगता है कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 99% बच्चे लिफ्ट में बैठे होंगे। 1% ही ऐसे होंगे जो कि लिफ्ट में नहीं बैठे होंगे। तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना? मैं आपको ज़रूर लिफ्ट में बैठने की व्यवस्था करा दूँगा। देखिए, जब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो लिफ्ट में देखिए लिफ्ट में जो होती है ना, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, दूसरा ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, तीसरा है समान वेग से ऊपर जा रही हो और चौथा है समान वेग से नीचे आ रही हो। तो भाई चारों अवस्था में कब व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ईज़ी सवाल है, हमें लगता है कि कम से कम 100 बार इस सवाल को पूछा गया होगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो देखिए जब लिफ्ट त्वरित आंसर क्या हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार जो होता है वो अधिक मालूम पड़ेगा समझे ना। देखिए लिफ्ट के बारे में अ, आइए कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? और इससे बाहर लिफ्ट के बारे में सवाल नहीं आते हैं। देखिए जैसे ये हो गया लिफ्ट, ठीक है? तो लिफ्ट में 4 अवस्था होती है। लिफ्ट में कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था। पहली अवस्था क्या होती है कि जब लिफ्ट क्या होता है, त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ पे जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। तो इसमें क्या होगा ना, व्यक्ति को अपना भार जो होता है, वो अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है? कैसे क्या मालूम पड़ेगा? अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है त्वरित गति से। कौन सी गति से? त्वरित गति से। ठीक है? तो व्यक्ति को अपना भार जो होता है, वो कम मालूम पड़ेगा। ठीक है? तीसरा मतलब कम कम प्रतीत होगा और जब तीसरा है कि जब एक समान गति है, लिफ्ट की गति कैसी है? एक समान गति है, ठीक है? इसी गति से एक समान गति से ये ऊपर भी जा रही है या फिर नीचे भी आ रही है, ठीक है? तो दोनों अवस्था में अगर गति एक समान है, तो चाहे लिफ्ट ऊपर जाए, चाहे लिफ्ट नीचे आए, दोनों अवस्था में व्यक्ति को जो है ना, वो अपना वेट जो होता है, वो उसमें बिल्कुल चेंजिंग का पता नहीं चलेगा यानी दोनों अवस्था में जो वेट होता है वो एक समान रहेगा, ठीक है? यानी व्यक्ति को क्या लगेगा कि हमारा जो वज़न है उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ठीक है? और चौथी अवस्था क्या है भई? चौथी जो अवस्था है सबसे दुर्भाग्यवश अवस्था है कि मान लें आप लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है? अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाती है ना? अचानक क्या होता है लिफ्ट की डोरी टूट जाती है। जब डोरी टूट गई ना लिफ्ट की यानी रस्सी जब टूट गई, तो क्या होगा? कहाँ पे आइएगा? सीधा नीचे। जब नीचे आइएगा ना, तो व्यक्ति को अपना भार कैसे प्रतीत होगा? भाई, व्यक्ति को लगेगा हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? यानी उसको अपना भार जो होगा वो शून्य प्रतीत होगा, ठीक है? कैसे नीचे आ गया उसको पता ही नहीं चलेगा। बाकी क्या हासिल होगा वही जाने। ठीक है? तो जब भी लिफ्ट में बैठिएगा थोड़ा सावधानी से बैठिएगा, अगर ज़्यादा जैसे लिफ्ट में देखिएगा कि अगर ज़्यादा वेट उसमें आ गया है तो आप बाहर निकल जाइएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा वही सही है, समझे? चलिए, तो इतनी सारी अवस्था हो गया लिफ्ट के बारे में, है ना? हम लोग आगे बढ़े। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए देखिए जल की सतह जो है ना उसके ऊपर का दृश्य देखने के लिए कहाँ पे पनडुब्बी में अरे पनडुब्बी का नाम सुने हैं निम्नलिखित में कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है देखिए जल की सतह के ऊपर का आपको दृश्य देखना है तो पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शन क्या क्या है पेरिस्कोप है टेलीस्कोप है अंक कैमरा है क्लाइडोस्कोप है थोड़ा कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर पेरिस्कोप होगा या टेलीस्कोप होगा या अंक कैमरा होगा या क्लाइडोस्कोप होगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पेरिस्कोप देखिए ये जो पेरिस्कोप है ना ये क्या होता है आइए पेरिस्कोप के बारे में जानते हैं ये जो होता है ना ये ऑप्टिकल उपकरण होता है एगो क्या होता है ऑप्टिकल उपकरण होता है ठीक है ऑप्टिकल उपकरण होता है
ठीक है? जिससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, है ना, अपने आस-पास की जो चीज़ें होती है, उसको देखने में मदद मिल जाती है। किससे? पेरिस्कोप से। ठीक है? अब बात रहती है कि हम ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ करवे? मतलब कहाँ करेंगे, ठीक है? तो ये जो पेरिस्कोप का जो इस्तेमाल होता है ना, वो आप कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए कहाँ-कहाँ पे होता है। पहला तो आपने अभी अभी देखा पनडुब्बी में होता है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। दूसरा कहाँ पे होगा? जो क्रूज़र युद्ध क्षेत्र होता है ना, उसमें सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है? जो क्रूज़र युद्ध क्षेत्र होता है, उसमें जो छिपे सैनिक होते हैं, उसके द्वारा किया जाता है पेरिस्कोप का यूज़। उसके बाद युद्धपोत में भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? युद्धपोत में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो तोपखाना जो होता है ना, वहाँ पे जो तोपची अफ़सर होते हैं, ठीक है? उसके द्वारा लक्ष्य को देखने तथा शत्रु की जो गतिविधि होती है, उसको पता लगाने में भी हम लोग पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी यूज़ है पेरिस्कोप का। समझे ना? चलिए आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पे डाउट है ना? कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया, कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो पूछिए, ठीक है? मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, है ना? चलिए आइए, 12वाँ नंबर। है कि निम्नलिखित में से कौन-सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है? भाई कौन-सा ऐसा यंत्र है, जो प्रत्यावर्ती धारा जो है ना उसको एकदिश धारा में परिवर्तित करेगा? तो क्या है ऑप्शन? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, अल्टरनेटर, कंडेंसर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट कीजिए एकदम आप लोग, है ना? एक तरीके से इसको औकात परीक्षण भी आप लोग मान के चलिए, कि कितने पानी में हो आप लोग, आपकी क्षमता का पता लग जाएगा, है ना? अगर आप लोग ना ये 25 में से 20 प्लस प्रश्नों को सही कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। ठीक है? और जो 25 में 25 सही कर दे रहे हो ना, वो भाई एक्सीलेंट के काबिल हैं। और जो 10 प्लस सही कर पा रहे हो ना, वो लगभग-लगभग ठीक-ठाक स्थिति में है। और जिनका 10 से कम सही हो रहा है, ठीक है? वो थोड़े से कमज़ोर स्थिति में है। तो अगर फ्रेशर भी हैं तो डरिए नहीं। ठीक है? आज से कारवां स्टार्ट हुआ है। अब ये धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएगा। है ना? और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब अब एग्ज़ाम के आने तक यानी एग्ज़ाम डेट से 15 दिन पहले आप साइंस का कोई भी सेट लगा लीजिएगा। अगर आप मेरे से डे 1 से डे एंड तक जुड़े हैं तब, ठीक है? तो कोई भी सेट लगा लीजिएगा, आप लोग वहाँ पे 25 में से कम 24 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सही कीजिएगा। एक आध प्रश्न तो गलत सबसे होते हैं, है ना? चलिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो अल्टरनेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटर हो जाएगा। ठीक है? ये प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में कन्वर्ट करती है। देखिए ये जो अल्टरनेटरवा है ना, ये क्या करेगा देखो यहाँ पे। ये जो अल्टरनेटर है, ये क्या करता है अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटर, ठीक है? ये क्या करेगा? ये आंतरिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है? ये आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसको किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है? यानी और भी इसका क्या काम होता है कि ये वाहन जो होता है, जो गाड़ी-उड़ी होता है ना, उसके अंदर मौजूद जितने सभी जो विद्युत उपकरण होते हैं, उसको क्या करता है कि बिजली देता है ये। ठीक है? जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो लाइट होता है गाड़ी में, ठीक है? तो उसको बिजली कौन देता है? अल्टरनेटर में बिजली देगा, समझे? जो पावर ब्रेकर होता है, जो पावर स्टीयरिंग होता है, जो इलेक्ट्रिक लॉक होता है, सबको जो बिजली देता है, वो कौन देने का काम करेगा? ये यही अल्टरनेटरवा देने का काम करेगा, समझे? इसलिए हम लोग ये अल्टरनेटर को जनरेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनरेटर भी कह सकते हैं। अरे समझे? चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या है भाई अगला? अगला है रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर, ये क्या करेगा ये रेक्टिफायर हुआ? ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करेगा? रेक्टिफायर काम करेगा, समझे? आइए देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर वाला क्या करेगा? देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है वो एसी की जो वोल्टता होती है ना, एसी की जो वोल्टेज होती है उसको कम या अधिक करने का काम कौन करेगा? तो ये ट्रांसफार्मर करेगा, समझे? आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? बाकी जो असमर्थ हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे हमसे जुड़िए। पूरे क्लास का जो डिटेल एनालिसिस है उसे मैं टेलीग्राम में ठीक अपलोड कर दूंगा। चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का?
अगला है, क्या है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकाय है, इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो डैश पर निर्भर नहीं करता। ये देखते हैं उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुरुत्व स्थिरांक, उनके द्रव्यमानों के योग। तो क्या हो जाएगा? अरे बच्चा बच्चा बता देगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना किन्हीं दो निकाय के बीच, वो उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी डिपेंड करता है और गुरुत्व स्थिरांक पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने तो ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। देखिए यहाँ पे F इक्वल टू, सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है? जी M1 इंटू M2 बाय आर का स्क्वायर होता है ना, समझे? तो देखिए जी पर प्रभाव पड़ेगा, M1 पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये दोनों जो गुणनफल होता है द्रव्यमान का, दो जो निकाय होता है उसका, और R1 आर स्क्वायर का मतलब उसके बीच की जो दूरी होती है उसकी। ठीक है, आइए गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ी सी और बातें हम लोग जानते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पहले लिख लेते हैं हम लोग। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, किसका सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन? सार्वभौमिक बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इस सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अब भाई सार्वभौमिक नियम जो है ये क्या है? तो देखो, इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक कण, है ना, ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उनमें से प्रत्येक कण क्या करते हैं कि अन्य सभी कणों को ना अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो अन्य दो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है कि समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है, समझे? है ना? तो यही देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाय आर का स्क्वायर, समझे? जी क्या हो गया? जी हो गया आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। अगर जी का मान हम लोग देखेंगे तो कितने बच्चों को पता है जी का वैल्यू कितना कितना होता है? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? जी का वैल्यू। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू। बाकी ना स्मॉल जी का वैल्यू तो सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अगला क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला सवाल। क्या है भाई अगला सवाल? इंटरेस्टिंग है तो देखिए अगला सवाल यही है ना कि वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है भाई? देखिए वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? देखिए बहुत इजी सवाल है। पहला है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा है श्यानता के कारण, तीसरा है वातावरण घर्षण के कारण, चौथा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये बच्चा बच्चा बता देगा सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट, सबका कमेंट आना चाहिए इसमें। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोल होती है, समझे? अगर हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में बात करेंगे ना तो देखिए ये जो पृष्ठ तनाव होता है इसका SI मात्रक क्या होता है भाई? इसका SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, या फिर क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका? पृष्ठ तनाव का SI मात्रक। और ये देखिए उसके बाद पृष्ठ तनाव जो है ना ये एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है मेरे प्यारे बच्चों? ये अदिश राशि है, समझे? देखिए अगर यहाँ पे इसके बारे में और कुछ फैक्ट है पृष्ठ तनाव के बारे में कि अगर द्रव का ताप बढ़ेगा, समझे? अगर द्रव का जो टेम्परेचर होता है वो अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। उन्हें उल्टा संबंध होता है, अगर द्रव का टेम्परेचर बढ़ा तो पृष्ठ तनाव कम हो गया। ठीक है, और क्रांतिक ताप जो होता है ना, क्रांतिक ताप पर जो होता है कि ये जो पृष्ठ तनाव है ये क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, समझे ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। हम्म, अगला है, ठीक है, अगला है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। भाई देखिए आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? देखिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबका कमेंट आना चाहिए। देखिए सब सवाल में ना सबका कमेंट आना चाहिए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज है
कि अगर आपको बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे तो ये तो अच्छी बात है। भाई अगर सेल्सियस में पूछ ले कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन में पूछ ले कितना हो जाएगा, तो 310 केल्विन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में तो सवाल आ गया कि सर आप निकाल कैसे लिए? है ना? तो देखिए इसका एक फ़ॉर्मूला आता है, बहुत ईज़ी है। देखिए क्या होता है ना, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 273 है। देखिए क्या होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273 यानी 273 हो गया ये बाय 5। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर सेल्सियस से दे दे आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, तो दोनों का यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर सेल्सियस से दे दे आपको केल्विन निकालना है, तो ये दोनों का यूज़ कीजिए। अगर फ़ारेनहाइट से दे दे केल्विन निकालना है, तो ये दोनों का यूज़ कीजिए। ठीक है, इस फ़ॉर्मूला की सहायता से आप सबको निकाल सकते हो आसानी से। समझे ना? चलिए अब आगे बढ़ें। देखिए अगला है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? जी देखिए जब ध्वनि संचरण करती है ना, तो उस दौरान माध्यम में जिस माध्यम से संचरण करती है, उसमें कणों का जो उच्च घनत्व होता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है, विरलन, अनुनाद, संपीड़न, दोलन। अरे क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। पता है कि 80% लड़कों का गलत होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैंने बार-बार कहता हूँ कि गलत की हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संपिंडन हो जाएगा, समझे? जो उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो संपिंडन कहलाता है। ठीक है? तो देखिए ये जो ध्वनि का जो चाल होता है ना, इससे और भी 1-2 सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ध्वनि की जो चाल होती है ना, देखिए ध्वनि की जो चाल होती है, उस पर बहुत सारी जो भौतिक राशि होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ से भी सवाल आते हैं। पहला आता है कि दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यानी दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा ध्वनि की चाल पर? देखिए, दाब का जो प्रभाव होता है ना ध्वनि की चाल पर क्या पड़ता है? अगर सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर जो होता है ना अगर सेम रहे, ठीक है? क्या रहे? टेम्परेचर समान रहे, इक्वल रहे, तो ध्वनि की चाल पर दाब का ना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? सिंपल सी बात है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो ध्वनि की चाल पर। और दूसरा आता है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई ध्वनि की चाल पर? ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की चाल पर? सिंपल सी बात है। देखिए, ध्वनि जिस माध्यम में संचरण करती है, अगर उसका टेम्परेचर जो होता है, अगर बढ़ रहा है, किसका माध्यम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ध्वनि की जो स्पीड होती है ना, वो भी बढ़ेगी, समझे? ध्वनि की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। भाई कितना बढ़ेगी? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अगर वायु में ठीक है, वायु में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड की दर से वो बढ़ेगी ध्वनि की चाल भी। ठीक है, अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगी, समझे? ये था। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है, क्या है? देखिए, अगला है कि दर्पण जो होता है ना, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? भाई दर्पण बनाइएगा तो किसको यूज में लाइएगा आप लोग? पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर अमलगम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बच्चा बच्चा जानता है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां पे एक्सप्लेन करने वाली चीजें रहती है मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो ऑनलाइनर रहती है वहां पे क्या एक्सप्लेन करूंगा भाई? ठीक है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट, आप सिल्वर नाइट्रेट पढ़ के खुश रहिए। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? देखिए सामान्य ट्यूबलाइट की बात की गई है, उसमें कौन सी गैस होती है? पहला है आर्गन के साथ सोडियम पेपर, नियोन के साथ सोडियम पेपर, आर्गन के साथ मरकरी पेपर और नियोन के साथ मरकरी पेपर। तो सिंपल सी बात है, सामान्य ट्यूबलाइट में जो होती है वो आर्गन के साथ मरकरी पेपर होती है। ठीक है, क्या होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर होती है। देखिए इसके बारे में क्या है ना, कि ट्यूबलाइट जो होता है, जैसे कि ये हो गया आपका ट्यूबलाइट, होता है ना ऐसे करके ट्यूबलाइट, ठीक है? जो भी होता है यहाँ पे एक प्लग, यहाँ पे भी एक प्लग। तो ट्यूबलाइट जो होता है, इसके अंदर यहाँ पे जो भरी जाती है वो कम दाब पर, ठीक है? यानी लो प्रेशर पर, एलपी लो प्रेशर पर क्या होती है? पारे की वाष्प भरी जाती है। पारा मतलब वही Hg हो गया मरकरी। तो पारे की वाष्प भरी जाती है, समझे? तथा इसमें आर्गन भी होता है
और नियॉन भी होती है। क्या-क्या होती है? आर्गन भी होता है और नियॉन भी होता है, ठीक है? इसके अलावा पारे की वाष्प भरी ही जाती है ना? अब मुख्यतः अ, यहाँ पे इसकी वाष्प भरी आती है और मुख्यतः ट्यूबलाइट में जो है ना, वो आपका आर्गन का यूज़ किया जाता है, उसके अलावा नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है ट्यूबलाइट में मुख्य तौर पर, समझे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन के साथ मरकरी पेपर, ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बात हम लोग करते हैं। अगला क्या है ना, 19 नंबर है कि ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। देखिए ब्लीचिंग चूर्ण मतलब क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो उसका प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से होता है कहाँ पे होता है भाई? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में या फिर सोडियम बाइसल्फाइड बनाने में, फिर जल को विसंक्रमित करने के लिए या फिर क्लोरीन बनाने के लिए। तो सबका कमेंट आना चाहिए इसमें। क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट बताइए। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, कहाँ पे होता है? तो जल को विसंक्रमित करने के लिए होता है, ठीक है ना? कहाँ पे होता है? जल को विसंक्रमित करने के लिए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ये ब्लीचिंग चूर्ण, इसका ढेर ही उपयोग होता है। कौन-कौन सा उपयोग होता है, ये जानते हैं। पहला तो हो गया जल को विसंक्रमित करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि कपड़ा उद्योग में भी इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का। कहाँ पे? कपड़ा उद्योग में होता है। देखिए कपड़ा उद्योग में जो कपास होता है ना और जो लिनेन होता है, 2 चीज़ें, वो कपास हो गया और वो लिनेन हो गया, तो उसको विरंजन करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, भाई स्विमिंग पूल तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे। ठीक है, स्विमिंग पूल का लुत्फ़ उठाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ज़िंदगी में हर एक चीज़ का आनंद लेना चाहिए। तो स्विमिंग पूल की जो सफाई होती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उसके उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो क्लोरोफॉर्म होता है, उसका भी जो निर्माण होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फ़ॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अगला है अगला सवाल है कि घरेलू परिस्थिति यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सामान्यतः कौन-सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? देखिए घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः जो होता है ऑप्शन है नियॉन, अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रीऑन। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए सबका कमेंट आना चाहिए इसमें। थोड़ा-सा विवादित सवाल है ये, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमें मालूम है कि फ्रीऑन कमेंट किए होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। देखिए, जो घरेलू परिस्थितित जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें परिस्थितक के रूप में अमोनिया का यूज़ किया जाता है, समझे? किसका यूज़ किया जाता है? अमोनिया का यूज़ किया जाता है। देखिए, अमोनिया के अलावा आपका फ्रीऑन का यूज़ तो किया जाता है, इसके अलावा एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है, R134A, ठीक है? इसका भी यूज़ किया जाता है ना? देखिए, अमोनिया जो है ना, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। तो देखिए, अमोनिया जो होता है, वो क्या होता है? अमोनिया एगो क्षारीय रासायनिक यौगिक है। किस प्रकार का है? वो क्षारीय रासायनिक यौगिक है अमोनिया NH3। ठीक है? इसके बारे में दूसरा जो पॉइंट है, ये परिस्थितक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया किसके रूप में कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये परिस्थितक के रूप में कार्य करेगा और इसका जो इस्तेमाल होता है, वो पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। पानी को ठंडा करने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? जबकि बहुत सारे बच्चों के मन में वो अपोह की स्थिति होगी कि सर फ्रेऑन क्यों नहीं बताए? तो देखिए देखिए, घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें सामान्य तौर पर, है ना, किसका यूज़ किया जाता है? CFC का यूज़ किया जाता है। CFC का जो यूज़ किया जाता है, ठीक है? CFC को ही हम फ्रेऑन भी कहते हैं, ठीक है? ये जो CFC होता है, इसे फ्रेऑन भी कहा जाता है ना? लेकिन इसका जो प्रशीतक के रूप में जब बात आती है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन से प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। ठीक है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो पीतल है पीतल, दिख रहा है पीतल? पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो देखिए पीतल जो है ना, मिश्र धातु है। आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये जो मिश्र धातु है ना, इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा तांबा और टीन, तांबा और लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है पीतल। ठीक है? देखिए ये जो तांबा और जस्ता है ना, तो इसमें तांबा का कितना परसेंट रहता है भाई? तांबा 70% रहता है, ठीक है? और जस्ता की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जस्ता 30% होता है पीतल में, समझे ना? देखिए मिश्र धातु में बहुत सारे और भी आते हैं। ये जो तांबा और टीन दिख रहा है ना,
ये जो तांबा और टीन दिख रहा है, इससे क्या बनता है? इससे आपका इससे कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है, इसमें कांसा जो होता है यहाँ पे देखिएगा, ये जो कांसा होता है इसमें तांबा का 88% रहता है, समझे? और टीन का जो है 12% इसमें इंक्लूड रहता है, समझे ना? और एक चीज होता है जर्मन सिल्वर, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है मिश्र धातु, बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं जर्मन सिल्वर। ठीक है, जो छूट गई, बहुत सारी चीजें छूट गई, मैं सबको बताऊंगा अगली वीडियो में, जब ये सवाल आएगी फिर वहां बताऊंगा। ठीक है, तो जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, यानी तांबा 50% होते हैं कॉपर। ठीक है, उसके अलावा जिंक पाया जाता है, 17 से 19% तक जिंक पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो निकल पाया जाता है, 21 से 30% तक निकेल पाया जाता है। किसमें? जर्मन सिल्वर में। और जर्मन जर्मन सिल्वर में तीन धातु से मिलकर बनी है, कॉपर, जिंक और निकेल से बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। भाई, गोबर गैस में क्या मुख्य रूप से पाई जाती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। सबका कमेंट आना चाहिए, इसमें सबका कमेंट आना चाहिए। बहुत इजी सवाल है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, समझे? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ना, गोबर गैस को हम लोग देखिए बायोगैस कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? बायोगैस। तो बायोगैस का अगर मुख्य संघटक की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो गया? मीथेन हो गया आपका, और आपका CO2 हो गया। ठीक है, दो चीज हो गया। देखिए, ये जो मीथेन और CO2 है ना, इसका परसेंट के बारे में बात करते हैं। तो गोबर गैस में 55 से लेकर 66% तक मीथेन का संगठन पाया जाता है। वहीं पे 35 से लेकर 40% तक आपका CO2 का संगठन पाया जाता है। ठीक है, चलिए दो चीजें हो गई। देखिए, बायोगैस जो है ना, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत ही इजी सवाल है कि बायोगैस में, ये आपको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो बायोगैस में किण्वन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किस प्रकार की प्रक्रिया? किण्वन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा बायोगैस जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा का एक बेहद अच्छा स्रोत है। ठीक है, और ये यह जो गैस है ना, बायोगैस, वो पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए हमें बायोगैस को बढ़ावा दिया देना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बात कर ले हम लोग। अगला है, देखिए, बहुत इजी सवाल है। अगला क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी NH। सोडियम क्या है? बाइकार्बोनेट, यानी NaCO3। उसके साथ HCl एसिड मिश्रित होने पर, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो, उसको अगर मिश्रित करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, या ऑक्सीजन निकलेगी, या क्लोरीन निकलेगी? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा भाई? देखिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी क्या हो जाएगा? NaHCO3, है ना? NaHCO3 है, प्लस उसमें क्या कर रहे हैं? HCl एसिड को मिक्स कर देंगे। मिला दो HCl एसिड को। ठीक है, जब दोनों को मिला देंगे ना, यहाँ पे देखिए NaHCO3 और HCl को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे NaCl बन जाएगा आपका, प्लस H2O, और प्लस CO2 गैस जो होता है वो निकल जाती है बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा, समझे? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 24 नंबर के, डेस आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युतनात्मक तत्व है। देखिए, आवर्त सारणी का अगर सर्वाधिक विद्युतनात्मक तत्व की हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? इसका फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना बंद क्यों कर देते हो भाई? फटाफट कमेंट करो ये सब। ठीक है, देखते ही बन जाना चाहिए। फ्लोरीन हो गया। अगर हम विद्युतनात्मकता की बात करेंगे, अगर हम लोग विद्युतनात्मक तत्व की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन में, ये क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप के ये सभी तत्व हैं, तो उनमें देखिए सबसे ज्यादा विद्युतनात्मक किस कौन होता है? फ्लोरीन का होता है। उसके बाद किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रोमीन का। उसके बाद हो जाएगा आपका आयोडीन का। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल है आज की कि शुष्क HCl है। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं। क्या ये शुष्क HCl गैस है? उसके संपर्क में लाए जाने पर सूखे जो नीले लिटमस पेपर है, उसके रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, HCl गैस कैसा है? सूखा है, ठीक है? तो उसको अगर हम सूखा नीला लिटमस पेपर पर लाएंगे, तो उस पर क्या मतलब उसके कलर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है वो बेरंग हो जाएगा।
दूसरा उसका रंग लाल हो जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, क्या है कि उसका रंग नहीं बदलेगा। भाई क्यों नहीं बदलेगा उसका रंग? सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, सूखा HCl है, गैस है, ठीक है? सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे जो शुष्क HCl होता है ना, ये जो शुष्क HCl है, ठीक है? ये एसिड नहीं होता, ठीक है? इसमें अम्लीयता नहीं पाई जाती है, क्योंकि क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे ये जो शुष्क HCl है ये टूटेगा ही नहीं, H+Cl- में नहीं टूटेगा। जब तक ये H+Cl- में नहीं टूटेगा तब तक ये एसिडिक होगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि अम्ल का परिभाषा क्या होता है, जो जल में वियोजित होने के बाद H+ आयन देते हैं। देखिए ये सूखा है, ये जल में गया क्या? नहीं गया ना, तो इसलिए HCl का HCl ही रह जाएगा, समझे? इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो एसिडिक नेचर की नहीं होगी। जब इसी प्रकृति एसिडिक नेचर की नहीं होगी, ठीक है, तो जो ये नीला लिटमस पेपर पर जब इसको डालेंगे तो उसपे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा, ठीक है? इस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा नीला लिटमस पेपर पर, ठीक है? चलिए, वहीं अगर हम ये जो शुष्क HCl घोल है, अगर इसको हम पानी में डाल के अगर लिक्विड HCl में अगर नीले लिटमस पेपर को मिलाएँगे, संपर्क में लाएँगे, तो ये जो नीला लिटमस पेपर है, ये क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा, समझे ना? ये जो नीला लिटमस पेपर दिख रहा है ना आपको, ठीक है? ये लाल हो जाएगा, अगर उसके जगह पे क्या रहता? लिक्विड रहता यहाँ पे तब, समझे ना? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई आपका। देखिए, अम्ल के लिटमस पेपर के बारे में 2 बातें बहुत ही प्रख्यात है, ठीक है? कि जो लिटमस पेपर है ना, उसमें 2 कॉन्सेप्ट चलता है। पहला अम्ल चलता है। अम्ल क्या है ना, ये नीला लिटमस को लाल करता है। नीला को ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। और एक होता है क्षारीय। क्षारीय क्या करेगा? ये लाल जो लिटमस पेपर होता है, उसको ये क्या करता है? नीला करता है। समझे ना? तो इतनी सारी कॉन्सेप्ट थी। इस प्रकार से आज की जो क्लास है वो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।